हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी। आज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक और शानदार सा देखो टॉपिक पढ़ने वाले, शानदार सा कॉन्सेप्ट हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं, जो कि है कूलाम का नियम। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी वाली यूनिट को समझने के लिए है। यानी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से फॉर दिस यूनिट एंड एज वेल एज आर फिजिक्स। बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार से टॉपिक है। क्या है कूलाम का नियम, क्या कहता है, सारी की सारी बातें अपन देखो डिटेल से पढ़ेंगे। क्या मैं सिर्फ आपको यहां पे पढ़ाऊंगा? नहीं, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके देखो जो रिटन नोट्स है ना, वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म के अंदर अवेलेबल होने जा रहे हैं। कहां पर? आप सभी को पता होगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखी है, दैट इज इंस्टा गुरुजी ऑफिशियल, या सॉरी इंस्टा गुरुजी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिलेगा। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली पर्सनली कोई बातचीत करनी है तो आपको उसके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेलीग्राम पे जाइए, टाइप कीजिए इंस्टा गुरुजी चैट, आप डायरेक्टली मुझसे चैट भी कर सकते हो। अब देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है कूलाम का नियम? देखो मैं कूलाम्स लॉ, अब आप चाहे हिंदी मीडियम से चाहे फिर आप इंग्लिश मीडियम से, मैं दोनों के लिए पढ़ाऊंगा। देखो ये जो मेरी वीडियो वो दोनों ही मीडियम के लिए होगी, भले आप दुनिया के किसी बोर्ड से बिलोंग करना करते हो, जहां पर आपको कूलाम्स लॉ पढ़ना होगा वहां पर आपको कूलाम्स लॉ पूरी हेल्प करेगा। क्या है कूलाम्स लॉ एक्चुअली, व्हाट इज कूलाम्स लॉ? देखो उसको समझना बच्चों, कितना प्यारा कितना शानदार हमारा टॉपिक है। हम बात करते हैं आवेशों की। अपन सभी जानते हैं कि भाई जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी समान आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण का गुण होगा। अब प्यारे साथियों, ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है क्या वास्तव में? वास्तव में है एक बल। ये क्या है? एक फोर्स है जो दो या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में एक्ट करता है, लगता है। अच्छा सर, ये तो हमें भी पता था, इसमें नई बात क्या है? तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारी जो रुचि है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस बात को जानने में कि जो एक्चुअली रिपल्शन का फोर्स लग रहा है ये है कितना, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इसको देखो हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पहले मानते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास देखो दो यहाँ पे चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पे जिसका नाम मैं दे रहा हूँ Q1, और जो दूसरा चार्ज इससे थोड़ी सी दूर पर है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q2। लेट्स सपोज कि इनके पीछे जो डिस्टेंस है ना प्यारे साथियों, वो कितनी है, स्मॉल r। सुनना बड़ा गौर से, बड़ा शानदार सा प्यारा सा देखो टॉपिक आता है। हमारे पास दो अलग अलग चार्जेस हैं, दो अलग अलग आवेश है। पहले आवेश का नाम Q1 है, दूसरे वाले आवेश का नाम है Q2। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, स्थित हैं। अब सर इससे हम लोग फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं कि भाई दो आवेश है, निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। जितना बल ये वाला आवेश इसके ऊपर लगाएगा ना, ठीक उतना बल ये वाला आवेश भी इसके ऊपर लगाएगा। अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था। प्यारे साथियों, ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। मैं अगर बात करूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे अंदर एक मास है। आप खुद जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप सारे प्यारे विद्यार्थी, आपके खुद के अंदर भी क्या होगा, मास होगा। अब आप एक मास वाले ऑब्जेक्ट है, आप अपने मोबाइल फोन के अंदर वीडियो देख रहे हैं। अब आपके मोबाइल फोन का भी कोई ना कोई मास है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति केवल अट्रैक्शन की होती है, तो आपका फोन आपको आकर्षित कर रहा है, आप अपने फोन से आकर्षित हो रहे हो। ठीक ऐसा भी यहां पर दो अपने पास आवेश है। अब आवेशों के साथ देखो ये है कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के तो इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर केवल और केवल आकर्षण का गुण होता है। ये अपन देखेंगे आगे चल के। अच्छा सर, आपने तो बीच में गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट क्यों छेड़ दिया? प्यारे साथियों, प्रश्न पूछा जाता है आपसे, गुरुत्वाकर्षण बल की कूलाम बल से तुलना करवाते हैं। कितनी शानदार फिजिक्स है, हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। फटाफट अपन इस पे आते हैं। तो मैं कहता हूं भाई ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स तो लगाएगा। अब फोर्स कैसे पता चले कितना लगाएगा? हमारे सामने विकट समस्या थी। एक कूलाम नाम के अंकल थे, हम जा रहे थे, हम उनको गले में मिले एक कूलाम नाम के अंकल। हमने कहा अंकल यार एक दिक्कत आ रही है। क्या? हमारे पास दो चार्जेस है, हमारे गुरुजी ने हमें ये पढ़ा दिया कि दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनके मध्य बल तो लगेगा। लेकिन चाचा जी दिक्कत ये आ रही है कि बल लगेगा कितना ये हम नहीं निकाल पा रहे। तो कूलाम चाचा ने अपन को क्या कहा, कूलाम अंकल ने अपन को क्या कहा कि बेटा तुम निराश मत हो, मैं हूं ना। कूलाम अंकल ने कहा बेटा ये जो लगने वाला बल है ना, जिसके बारे में तुम इतने तापड़ा पीट रहे हो अपना, वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है, जो इन दोनों आवेशों का परिमाण है, उसके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। अब इस वाले आवेश का परिमाण कितना, Q1, इस वाले आवेश का परिमाण कितना, Q2, इन दोनों का हो रहा है गुणनफल। इसके तो लगने वाला बल क्या है, समानुपाती। अंकल ने एक बात कही। अच्छा, क्या ये बात इतनी खत्म हो गई? नहीं, कूलाम अंकल अभी रुके नहीं। कूलाम अंकल ने कहा बेटा ये जो लगने वाला फोर्स है ना तुम्हारा, ये एक और चीज पर भी डिपेंड करता है।
हमने कहा कौन सी वो चीज, फटाफट वो भी बता दो। तो कुलाम अंकल ने कहा कि भाई ये जो दोनों आवेश है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसके ऊपर भी बल डिपेंड करता है। अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो लगने वाला बल बहुत ही कम हो जाएगा, अगर इस डिस्टेंस को आप घटा दोगे तो लगने वाला बल भी ज्यादा लगेगा। मतलब अगर दो आवेश पास पास है तब उनके मध्य लगने वाला बल भी ज्यादा होगा, और अगर दोनों आवेश दूर दूर है तो उसके मध्य लगने वाला जो बल है उनके मध्य वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखना किस प्रकार से निर्भर बताया। कुलाम अंकल ने अपन को कहा कि जो लगने वाला बल है ना F, वो इस जो दूरी आपकी R देख रहे हैं ना R, इस R के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब दिस फोर्स अप्लाइड बिटवीन दीज टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये दो बातें अपन को कुलाम अंकल ने बता दी, और कुलाम अंकल का भी सब टाइम हो रहा था, वो तो चले गए। अब अपने को जब कुलाम अंकल ने दो अच्छी बातें बता दी तो अपन को इनसे क्या करना है, हमारा कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, कंक्लूजन निकालना है। मेरे प्यारे साथियों देखो बड़ी सिंपल सी बात है फिजिक्स में, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। ये भी बल के बारे में, ये भी बल के बारे में, तो क्यों दोनों को अलग अलग जगह लिखें। मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर मुझे एक सिमिलरिटी दिख रही है दोनों F के बारे में, तो क्यों ना दोनों को मिलाकर अपन एक ही इक्वेशन बना दे। देखना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, देखो बट्टा के ऊपर है आपका, अगर मैं इसको आपके डिवीजन मानू, इसको बट्टा मानू, तो इसके ऊपर कौन है, Q1 इंटू Q2, बट्टा में कौन है, R स्क्वायर है। अब देखना फिजिक्स का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं हर बार आप बच्चों को बताया करता हूं कि जब भी कभी समानुपाती का निशान हम लोग हटाएंगे तो दो चीजें आती है, एक तो बराबर का निशान और एक आता है कोई ना कोई नियतांक। अब यहां पर देखना प्यारे बच्चों, जो नियतांक है हमारा वो किस प्रकार का है, ये आता है कैपिटल K के रूप में। K जो है ना K, ये क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। ये तो एक इक्वल का साइन है, जब भी आप किसी समानुपाती या प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो दो चीज आएगी, तो इक्वल का साइन और एक आता है कोई भी कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, K है। जो बच गया उसको ऐसा कैसे लिख देंगे, Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट्स इट। ये क्या है, हमारे कुलाम भाई साहब का नियम है। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, किन्हीं भी दो चार्जेस के मध्य जो लगने वाला बल है, फोर्स है, वो कितना होगा, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। सिंपल सी बात थी एकदम। अब एग्जाम में कई बार अपन से पूछते हैं कि ये जो कुलाम्स लॉ है इसका आप जो सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है, वो भी हमें बता दो। वो कैसे निकाले, बहुत ही आसान सी बात है भाई। देखो हम लोग क्या कहते हैं भाई, फोर्स है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर लगा सकता हूं। मैं यहां से देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो फोर्स है वो क्या होता है, आप सभी जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है। अब K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यहां तक तो बात ठीक थी। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं जो कि आप ये कह सकते हो कि वेक्टर है। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मैटर करती है। डिस्टेंस मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा डायरेक्शन। एक्चुअली ये वाला जो चार्ज है वो जितना फोर्स इस वाले चार्ज के ऊपर अप्लाई कर रहा है ना, ठीक उतना का उतना फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। अगर मान लो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ही कह रहा है इधर की तरफ फेंक रहा है, यानी मैं अगर इस Q1 चार्ज की तरफ बैठा हूं, यहां पे Q2 चार्ज है, तो Q1 चार्ज उसको उधर फोर्स लगा रहा है, यानी इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से। लेकिन वहीं अगर सेम टाइम पे बात करूं तो ये वाला जो Q2 चार्ज है वो भी इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये उस तरफ लगा रहा है, यानी इस वाले फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। दो चार्ज है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में एकदम से इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में एकदम अपोजिट होगा। अब सुनना इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, बहुत ही आसान से मैं कहता हूं ये वाला जो फोर्स है वो क्या है, ये फोर्स है इस सेकंड चार्ज के ऊपर लगने वाला, और किसके कारण लग रहा है, इस पहले वाले चार्ज के कारण लग रहा है। तो इस फोर्स का नाम क्या हो गया, F21। और चूंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर हम लोग एक वेक्टर लगा देंगे। कितनी सिंपल सी बात है। हमने कहा कि फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज F21 विच मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी दूसरे आवेश के ऊपर लगने वाला बल किसके कारण, इस पहले वाले आवेश के कारण। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साइड वाला क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं ये भी क्या है, एक फोर्स है, और ये फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है, इस फर्स्ट चार्ज के ऊपर, और किसके कारण अप्लाई हो रहा है, इस सेकंड चार्ज के कारण। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड। सिंपल सी बात। अब यहां पर देखो दो चीजें हमने देखी, ये जो फोर्स है ये भी F है, ये वाला फोर्स ये भी F है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में एकदम से एक दूसरे इक्वल होंगे, यानी परिमाण में बिल्कुल से समान है, किंतु दिशा में दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यानी इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। माइनस का सिंबल आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे अपोजिट है, लेकिन वैसे क्या है, मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब मैं यहां पे इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म के अंदर अपन क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर देते हैं, आर कैप भी लगा देंगे। तो ये क्या है,
एक डायरेक्शन वाइज हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। जब मैं इस आर कैप को ओपन करता हूं, आप लोग देखो सभी जानते भी हैं आर कैप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी ये चीज। अब r जो है अगर मैं वेक्टर इसका ये मॉडुलस इसका डालता हूं तो यहाँ पे r बच सकता है। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं तो देखना मुझे क्या मिलता है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं r वेक्टर और नीचे देखो एक r बट्टा में गुणा हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो r की पावर 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये क्या है वेक्टर फॉर्म के अंदर जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अपन ने बात कर ली। अब सर क्या कुछ और भी बचता है क्या कूलम्ब नियम के अंदर? मैं कहता हूं बिल्कुल बचता है। जैसे मैं बीच में आपसे बात करता हूं गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना करा था, वी वर कंपेयरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स विद दिस कूलम्बिक फोर्स। What is the similarity? What are the similarities between this Coulombic force and gravitation force? बहुत ही सिंपल सी, एक तो बेसिक सी ये सिमिलरिटी है कि ये जो दोनों के दोनों आपके रूल्स है ना वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की जो डेफिनेशन है ना उसको फॉलो करते हैं। देखो इसके अंदर भी बट्टा में क्या आ रहा है आर स्क्वायर, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा क्लास 11th के अंदर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, ये F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 11 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सेम सूत्र फॉर्मूला। इसमें बट्टा में क्या आ रहा है आर स्क्वायर, इसमें क्या आ रहा है आर स्क्वायर, यानी जो दोनों नियम हैं आपके वो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करते हैं। सिंपल सी बात। अगली सिमिलरिटी क्या है, जो आपके दोनों के दोनों फोर्सेस है ना वो क्या करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैं अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो दो मास वाले ऑब्जेक्ट हो गए, और मैं अगर कूलम्बिक फोर्स की बात करूंगा तो दो चार्ज वाले ऑब्जेक्ट हो गए, तो उनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है ना, सीधी जो दूरी है उन्हीं के मध्य काम करेंगे। यानी जो कूलम्बिक फोर्स है ना वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश ही काम करेगा। ऐसे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जैसे यहाँ पे कोई मास m1 है, यहाँ पे कोई मास m2 है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स इनके बीच में ये जो सीधी डिस्टेंस है ना, डायरेक्ट जो डिस्टेंस जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, केवल वहीं पे ये वर्क करेगा। बड़ी सिंपल सी बात थी। ये तो कुछ सिमिलरिटी। अच्छा कुछ डिससिमिलरिटीज भी है क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल वो भी है। कैसे? जैसे आपका कूलम्बिक फोर्स है, इसके अंदर अगर आपके जो दोनों चार्जेस है वो लाइक चार्जेस है, मतलब समान आवेश हैं, तो दोनों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यही अगर विपरीत प्रकृति के आवेश आ गए तो इनके मध्य आकर्षण भी हो सकता है। यानी जो आपका कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्ब जो बल है, वो आकर्षण की प्रकृति भी दर्शा सकता है, वो प्रतिकर्षण की प्रकृति भी दर्शा सकता है। लेकिन सेम टाइम पर अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण की प्रकृति का होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। एक और आप डिससिमिलरिटी देख सकते हैं, जब कूलम्बिक फोर्स है ना वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर लगता है, दो आवेशों के मध्य लगता है, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे जाके ये फोर्स एक्ट करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो आप धरती से कितना ऊंचाई पे चले जाते हो तो भी आपके ऊपर लगता रहता है। आप अगर आपके आसपास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आप 100वीं मंजिल के ऊपर भी जाकर अगर वहां से छलांग मारेंगे तो आप पृथ्वी की तरफ नीचे ही आके गिरेंगे। इतना ऊंचाई तक भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचाई तक आपके रॉकेट्स एरोप्लेन उड़ते हैं, इतनी ऊंचाई पर जाकर उड़ते हैं, फिर भी वो नीचे की ओर गिर सकते हैं अगर उनका इंजन अपन ऑफ करते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स की जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, जबकि आपके कूलम्बिक फोर्स की जो रेंज है वो बहुत कम होती है। एक और डिससिमिलरिटी अपन देख सकते हैं इसके अंदर कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो मीडियम है ये उससे इफेक्ट नहीं होता। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, अब ये धरती इस मार्कर को अपनी ओर खींचेगी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। अगर मेरा हाथ इसके बीच में आ रहा है तो मेरा हाथ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये पेन फिर भी नीचे गिरेगा। लेकिन प्यारे साथियों, अगर ये जो दो आपको चार्ज दिख रहे हैं, दो आवेश आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का ये जो मीडियम है, अभी जैसे मान के चलते हैं मीडियम हवा है, एयर है, या फिर मान लो कि वैक्यूम है, निर्वात है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ और होगा। लेकिन अगर इनके विषयों में किसी मीडियम को डाल दूंगा, जैसे कि अपन सेकंड चैप्टर के अंदर यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को डालेंगे, जो आपका मीडियम होगा जब अपन कैपेसिटर बनाएंगे उसके अंदर पराविद्युत माध्यम अपन बढ़ते हैं, तो जैसे अपन इसके अंदर मीडियम बढ़ देंगे तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। यानी ये जो आपका कूलम्ब बल है ना, ये दो आवेशों के मध्य माध्यम पर भी डिपेंड करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये था मेरे प्यारे साथियों, कूलम्ब के नियम के अंदर अपन ने ऐसी कोई बात छोड़ी ही नहीं है जहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आपसे देखो यहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान से होते हैं। कैसे? आपको बता दें कि कोई दो चार्ज है, इतनी डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ज्ञात कर दो। ये आपको ये कह देंगे कि दो चार्ज इनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना है, एक चार्ज इतना है, दूसरा चार्ज बता दो अगर उनके बीच की डिस्टेंस ये हो। यानी बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल जो कि इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, उनको आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही आसान। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप निसंकोच नीचे मुझे कमेंट कर देना, आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा मैं। अगली आगामी जो वीडियो होगी उसमें आपके नाम के साथ आपके कमेंट को देखो लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल लेते हैं, रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।